नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट 2022 पे चर्चा करेंगे। यह दिसंबर 2021 और जून 2022 की एक साथ ही परीक्षा हुई थी। तो आज इस क्लास में हम इस पेपर को हल करने का प्रयास करेंगे। उससे पहले एक नज़र हम उसकी मेरिट पे भी डालेंगे कि इसकी मेरिट क्या रही थी। मेरा मानना है कि जब भी हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, हमें पहले 4-5 वर्षों के पेपर हल करके देखने चाहिए। इससे एक आइडिया लग जाता है कि किस प्रकार के प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। आप जब हम इस प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न पत्र को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि बहुत ही टफ पेपर है, लेकिन जैसे जैसे हम प्रश्न करते जाएंगे आपको खुद को एहसास होगा कि इतना ज़्यादा टफ नहीं है। और मेरिट गई है वो बहुत कोई ज़्यादा नहीं गई है। अगर हम मेरिट की बात करें तो जनरल की मेरिट है वो 57% गई है। 300 में से जिसके 200 प्रश्न सही थे, दोनों पेपरों को मिलाकर उसका नेट क्लियर हो गया था और 218 में उसकी जीआरएफ हो गई थी। इसी प्रकार ओबीसी में 182 वाला यानी 52% में नेट क्लियर हो गया था और 204 में जीआरएफ क्लियर हो गई थी। एससी में 168 48% और 192 वाला जीआरएफ क्लियर कर चुका था और एसटी के अंदर 166 47.5% जिसके अंक बने थे उसका नेट क्लियर हो गया था। अब हम इसके पेपर पे नज़र डालते हैं। तो पेपर का पहला प्रश्न है कि किस जनजाति में मातृसत्तात्मक या मातृवंशात्मक पारिवारिक संरचना का प्रचलन पाया जाता है। तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं कि भारत में मुख्य रूप से 3 मातृसत्तात्मक, मातृवंशात्मक, क्योंकि ये मातृसत्तात्मक होता है वही मातृवंशात्मक भी होता है। तो 3 जनजातियां कौन कौन सी आपको पता होगा, नायर, गारो और खासी। नायर केरल के अंदर है, गारो और खासी ये मेघालय के अंदर है। तो इसमें सही ऑप्शन है गारो जनजाति। बाकी जो 3 जनजातियां और है उनमें पितृवंशात्मक पारिवारिक संरचना है। अगला प्रश्न है कि मी टू आंदोलन, नारीवादी आंदोलन है ये मी टू, जो 2-3 साल पहले चला था, जिसमें महिलाएं अपने खिलाफ जो अत्याचार हुए थे उनको दुनिया के सामने ला रही थी, उन पुरुषों को वो दुनिया के सामने लाना चाह रही थी। तो ये एक आंदोलन चला था जो कि वेस्टर्न संस्कृति से या देशों से शुरू हुआ था और बाद में भारत में आया था। तनु श्री दत्ता एक अभिनेत्री है, उसने इस आंदोलन की शुरुआत है वो भारत में की थी। तो ये नारीवादी आंदोलन है। इसकी 3 लहरें पहले आ चुकी थी, प्रथम वेव, सेकंड वेव और थर्ड वेव। प्रथम वेव में उदारवादी था, बिल्कुल वो समानता की बात करते थे और धीरे धीरे वो क्या हो गए, उदारवादी से रेडिकलवादी हो गए कि नहीं हमें पुरुषों की आवश्यकता ही नहीं है। तो एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है नारीवादी आंदोलन पे, तो वहां जाकर आप इनको देख सकते हैं। तो मी टू जो आंदोलन था वो नारीवादी जो आंदोलन था उसकी कौन सी लहर थी, तो कौन सी लहर थी, चतुर्थ लहर थी। 3 लहरें, 3 वेव्स पहले आ चुकी है इसकी। अगले पुस्तक का नाम है कि वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली। वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली नामक पुस्तक है, वो किसने लिखी है, तो ये फैमिली पर लिखी सारी पुस्तकें इन्होंने, डेविड कपूर ने लिखी थी कि द एंड ऑफ द फैमिली, और विलियम जे गुड्डे ने ये पुस्तक लिखी है। किसने लिखी, विलियम जे गुड्डे ने वर्ल्ड रिवॉल्यूशन एंड फैमिली। तो इसमें उन्होंने भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा दी थी। कौन सी अवधारणा दी थी, भूमिका सौदेबाजी की अवधारणा इन्होंने इस पुस्तक में प्रस्तुत की है। आगे है, निम्न में से किसने अपने अध्ययन में तुलनात्मक यानी विभिन्न संस्कृतियों का अध्ययन किया और ऐतिहासिक रूप से अध्ययन किया, शोध प्रविधि का उपयोग किया है, तुलनात्मक और ऐतिहासिक शोध प्रविधि का। तो कॉम्टे ने किया, उन्होंने जो अपनी त्रिस्तरीय जो दिया था समाज का सिद्धांत कि किस प्रकार से धार्मिक से फिर तात्विक और प्रत्यक्षवादी समाज विकसित हुआ। कार्ल मार्क्स ने भी बताया कि किस प्रकार से प्रारंभिक जो युग था, साम्यवादी युग था, उससे पूंजीवादी युग आया। मॉर्गन ने भी बताया कि जंगली अवस्था से किस प्रकार हम सभ्य अवस्था में पहुंचे हैं। तो इन तीनों ने ही तुलनात्मक ऐतिहासिक शोध प्रविधि का प्रयोग किया है। आगे है द लोनली क्राउड, पुस्तक के लेखक कौन है, द लोनली क्राउड। तो ये पुस्तक भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो डेविड रिजमैन ने ये पुस्तक लिखी है। तो हमने 5 प्रश्न किए हैं, 5 में से 4 प्रश्न बिल्कुल आसान हैं। तो इस प्रकार से लगभग 40-50% जो प्रश्न होते हैं वो बिल्कुल इजी होते हैं, 60% प्रश्न होते हैं वो थोड़े टफ होते हैं। उनमें हमें थोड़ा सा
ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है, उनको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और उनको हल करते समय भी ज़्यादा सोचना पड़ता है, जैसे कि ये प्रश्न है। प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एक नापित मापनी का उदाहरण नहीं है। पी जो ये मापनी है सामाजिकता को मापने के लिए, तो उसका उदाहरण नहीं है। तो धार्मिक, जन्म और लिंग इसके उदाहरण है, सामाजिक वर्ग इसका एग्जाम्पल नहीं है। इस प्रकार की बहुत सारी मापनी है, उन पे हम कभी एक अलग से क्लास भी बनाएंगे। आगे है, निम्न में से कौन द फैमिली इन इंडिया, द फैमिली इन इंडिया ये पुस्तक का नाम है। द फैमिली इन इंडिया ये पुस्तक किसने लिखी है? तो पी उबेराय ने, इरावती कर्वे ने, AM शाह ने, IP देसाई ने, इन सब ने परिवार पर पुस्तकें लिखी है, अध्ययन किए हैं। तो ये पुस्तक है वो किन की है? तो ये पुस्तक है AM शाह की, गुजरात के अंदर इन्होंने अध्ययन किया था। AM शाह ने द फैमिली इन इंडिया क्रिटिकल एसे नामक पुस्तक है वो लिखी है। इरावती कर्वे का नाम है वो हिंदू किनशिप के साथ जुड़ा हुआ है। अब थोड़े से जो प्रश्न अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछे गए हैं। 2 कथन दिए होते हैं, एक कथन होता है, दूसरा उसका कारण होता है, और फिर पूछे जाते हैं प्रश्न। जैसे कि ये प्रश्न है, सीमा रहित रोगों की व्यापकता बढ़ रही है। कोरोना की यहाँ पर बात हो रही है कि सीमा रहित रोग उनकी व्यापकता बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है इनकी व्यापकता? ये कथन है। कारण क्या है इसका? वैश्विक यात्रा में बढ़ोतरी, वैश्विक यात्रा में बढ़ोतरी या मानव प्रवास में बढ़ोतरी के कारण इस प्रकार के रोगों की व्यापकता बढ़ रही है। तो ये सही है, कथन भी सही है और कारण दोनों इसके सही है। आगे हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये सह कहता है कि कथन तो सही है लेकिन कारण गलत दिया हुआ है, लेकिन इसमें दोनों सही दिए हुए हैं। आगे है, सूची ए का सूची बी के साथ मिलान करना है। मैंने यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया है, लेकिन ये प्रश्न बहुत इजी होते हैं। इनमें हमें 2 या 3 का पता होता है ना। हमें जैसे हरिजन है, हरिजन महात्मा गांधी ने दिया तो किस प्रकार की बात करता है? तो हरिजन है वो नैतिकता से संबंध, नैतिकता से जुड़ा हुआ है। गांधी जी ने हरिजन जो नाम लिया था, यानी ईश्वर की संतान, अनुसूचित जाति के लिए, तो वो एक क्या हो गया? नैतिक शब्द हो गया है, वो कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। तो इनकी पहचान हम कर सकते हैं। SC ST एक संवैधानिक और प्रशासनिक शब्दावली है। क्या है? ST SC अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एक संवैधानिक भी है और प्रशासनिक है। दलित क्या है? दलित एक राजनीतिक का उदाहरण है। हम जब बार बार जब कहते हैं ना दलित, महादलित, इनका उपयोग राजनीतिक दल करते हैं, तो ये एक राजनीतिक और सांस्कृतिक अवधारणा है। और महादलित ये मुख्य रूप से बिहार के अंदर महादलित शब्द का प्रयोग है वो ज़्यादा किया जाता है। तो ये राजनीतिक भी है और साथ में प्रशासनिक भी है। दलितों में भी और ज़्यादा जो नीचे श्रेणी में आते हैं उनके लिए इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से इनका मिलान कर सकते हैं। रीज़न है वो इसका हो गया, तो ए का 4 हो जाता है, बै का 1 हो जाता है, सह का 2 हो जाता है, दै का 3 हो जाता है। हैबिट्स की अवधारणा किससे संबंधित है? हैबिट्स हमारे जो व्यवहार होते हैं, हमारी जो आदतें होती है, आदतों को ही अंग्रेजी में हैबिट्स कहते हैं। तो इजी सा प्रश्न है कि ये हमारी कोई सामाजिक परिस्थिति नहीं है, ये ना हमारी कोई मनोवैज्ञानिक परिस्थिति है, हाँ ये हमारी क्या है? व्यवहारिक प्रवृत्ति है। क्या है? व्यवहारिक प्रवृत्ति है, आर्थिक स्थिति भी नहीं है। तो बिल्कुल इजी सा ये प्रश्न है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि बीच बीच में प्रश्न है इजी भी आते हैं, बहुत टफ भी आ जाते हैं, और कई तो प्रश्न ऐसे आते हैं जो पहली बार हम पढ़ रहे होते हैं और शायद हो सकता है हम सभी के वो प्रश्न गलत हो जाए। अब ये दिया हुआ है, पर्यावरणवादी जो विचारक हैं उन पे दिया हुआ है पांडुरंग हेगड़े। पांडुरंग हेगड़े हम कुछ नाम से भी आइडिया लगा सकते हैं। हेगड़े मुख्य रूप से कर्नाटक के अंदर होते हैं। तो कर्नाटक के अंदर एक आंदोलन चला था, जैसे बिश्नोई आंदोलन है, जोधपुर में राजस्थान के 363 लोगों की आहुति उसमें हुई थी। अमृता देवी बिश्नोई के रूप में नेतृत्व में ये आंदोलन चला था। बिश्नोई आंदोलन इसको क्या बोलते हैं? चिपको आंदोलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिपको आंदोलन। बाद में ये चिपको आंदोलन है आधुनिक युग के अंदर उत्तराखंड के अंदर चला था। गोरा देवी महिला थी, उन्होंने उसका नेतृत्व किया था। सुंदरलाल बहुगुणा का नाम जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से कर्नाटक के अंदर एक कन्नड़ भाषा का शब्द है एपिको। चिपको को कन्नड़ भाषा में
एपिको कहते हैं। तो ये आंदोलन चलाया था पांडुरंग हेगड़े ने। अमृता देवी बिश्नोई हो गई बिश्नोई आंदोलन के द्वारा। MC मेहता गोल्डमैन पुरस्कार इनको मिला हुआ है। फिर एक बचे हैं मारुथुथु योगाथन, तो ये पर्यावरणविद या पर्यावरणीय योद्धा हैं। आगे है वही दोबारा 2 कथन दिए हुए हैं, तो उन पे हमें पहले इनको ध्यान से समझना है। हमें इन प्रश्नों को नहीं इन जो ऑप्शन है इनको नहीं देखना, प्रश्नों को ध्यान से देखना है। संगत विश्लेषण ज्यामितीय प्रतिनिधित्व का पता लगाने के लिए या द्वारा पारगामी सारणीकृत डेटा के विश्लेषण की एक सांख्यिकीय पद्धति है। थोड़ा सा मुश्किल है ये समझने वाला, क्योंकि हमने पियरे बार्दियू को बहुत ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ा है। तो 2 कथन दिए हुए हैं संगत विश्लेषण। और एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि जब जो रिसर्च मेथडोलॉजी से प्रश्न आते हैं, जब हम इनका हिंदी अनुवाद करते हैं तो पता नहीं क्या का क्या बन जाता है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम रिसर्च वाले क्वेश्चन करें तो उसकी इंग्लिश शब्दावली को थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हिंदी में अंग्रेजी में तो एक ही शब्द है, जैसे कि ऑब्जर्वेशन हो गया, और उसके हिंदी में 10 शब्द बन जाएंगे, तो इससे हमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इंग्लिश शब्दावली भी पता होना चाहिए, जैसे कि संगत विश्लेषण ज्यामितीय प्रतिनिधित्व का पता लगाने के द्वारा पारगामी सारणीकृत डेटा के विश्लेषण की एक सांख्यिकीय इकाई है। पियरे बार्दियू ने डिस्टिकन्स पुस्तक में संगत विश्लेषण की जाने मानी प्रयोगताओं को प्रस्तुत किया है। ये प्रश्न मुझे भी नहीं आता है, लेकिन इसका सही आंसर होगा कि ये दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उनमें बहुत ज़्यादा गहराई से पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे 10% प्रश्न आते हैं, 10-15% प्रश्न इस प्रकार के आते हैं, तो उनको हो सकता है वो हमने पढ़ा हो तो कर दे, अन्यथा नहीं करने की संभावना होती है। और जब बिल्कुल भी हमें कुछ भी उसके बारे में क्लियर नहीं हो तो वो प्रश्न हमें छोड़ देना चाहिए, नेगेटिव मार्किंग से बचना चाहिए। अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में मानकीकृत उत्पादों की विशेषता से युक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? अत्यधिक विशिष्ट कामगारों द्वारा बड़ी संख्या में बड़ी मात्रा में उत्पादन क्या कहलाता है? तो कारखानों में होगा, पूंजीगत उत्पादन कहते हैं, थोक उत्पादन कहते हैं। क्या कहते हैं? थोक उत्पादन कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। आगे है सूची ए का बी से मिलान करना है, वही जॉर्ज सिमेल, मेट्रोपोलिस एंड मेटल लाइफ। अब इसमें शायद ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसका सबको पता है। लुई बिर्थ या लुई बर्थ, इन्होंने क्या कहा था? नगरवाद एक जीवन पद्धति है। नगरवाद क्या है? एक जीवन पद्धति है। इसी प्रकार से टोनीज को हम बार बार पढ़ते हैं, गेसेलशाफ्ट यानी कि समाज या द्वितीयक समूह के रूप में इसको हम मानते हैं। समाज, अगर हम इसकी सही हिंदी अनुवाद करेंगे तो टोनीज। तो ये 2 चीज़ें हमें आ रही है, तो इन दोनों के जरिए हम पूरा का पूरा पेपर है वो हल कर सकते हैं। मैनुअल कोस्टेल्स है नेटवर्क सोसाइटी। क्या है? नेटवर्क सोसाइटी। आगे है भूमिका संबंधी अपेक्षाओं से संबंधित पुरस्कार एवं दंड को क्या कहा जाता है? तो भूमिका से संबंधित जो अपेक्षा होती है तो उसमें कुछ पुरस्कार भी दिया जाता है और कभी कभी दंड भी दिया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मानदंड, मूल्य, रूढ़ियाँ, प्रतिबंध। तो इनको कहते हैं प्रतिबंध सेक्शंस। तो यानी ये प्रतिबंध लगाने के लिए कभी पुरस्कार देते हैं और कभी दंड का प्रावधान करते हैं, ताकि जो विपथगामी व्यवहार है उसको रोका जा सके। निम्न में से किसने क्रिया को तार्किक और अतार्किक क्रिया में वर्गीकृत किया है? तो ये प्रश्न भी इजी सा प्रश्न है, इसको भी बार बार पढ़ते हैं। तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया, तो कौन है इसका सही आंसर? ये किसने बताया था कि समाजशास्त्र है वो अतार्किक क्रियाओं का अध्ययन है? तो किसने बताया था? विल्फ्रेड प्रेटो। किसने बताया? विल्फ्रेड प्रेटो की ये अवधारणा है। आगे है सामाजिक कार्यकर्ता या अभिकर्ताओं के समुच्चय को जोड़ने वाले संबंधों की संरचना और उनके बीच संबंध क्या कहलाते हैं? सामाजिक अभिकर्ताओं एवं या अभिकर्ताओं का जो समुच्चय उनको जोड़ते हैं, जोड़ना, तो उसको क्या कहते हैं? संगठन, विकास, संस्था। तो सामाजिक संस्था नहीं कहेंगे, सामाजिक विकास नहीं कहेंगे, 2 आएगा, सामाजिक संगठन या सामाजिक नेटवर्क।
तो इसको हम नेटवर्क कहेंगे। क्या कहेंगे? सामाजिक नेटवर्क। तो आज जो नेटवर्किंग का होता है वो इसी प्रकार से जो कार्यकर्ता होता है किसी संगठन के, तो वो आपस में क्या होता है? नेटवर्क बनाते हैं। आगे है जनजातियों के, और ये इनके रहीवास है। इनके जो युवा ग्रह कहते हैं, इनको क्या बोलते हैं? युवा ग्रह भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न है कि गौड़ जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? तो गौड़ जनजाति के जो युवा ग्रह हैं उनको कहा जाता है गोटुल। क्या कहा जाता है? गोटुल कहा जाता है। उराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? उराव जनजाति के धूमकुरिया। उराव जनजाति के जो है उनको युवा ग्रहों को धूमकुरिया कहते हैं। भोटिया जनजाति के युवा ग्रहों को क्या कहा जाता है? रंगभंग। क्या कहा जाता है? रंगभंग कहा जाता है। और आसामी गंगा है, उनकी जनजातियों के युवा ग्रह को क्या कहा जाता है? किचुकी। क्या कहा जाता है? किचुकी। तो ये जनजातियों और इनके युवा ग्रहों से संबंधित प्रश्न बनता है। तो जनजातियों से भी कई प्रश्न है वो पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सांस्कृतिक अस्मिताओं का आकार ऐसे जटिल कारकों के समुच्चय से बनता है जो लोगों के ऐतिहासिक अनुभवों के दौरान उनके सांस्कृतिक प्रचलनों एवं विश्वासों एवं उद्विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। विश्वासों एवं सांस्कृतिक प्रचलनों की उद्विकासों की प्रक्रिया से संबंध है। ये किसने कहा? तो ये प्रश्न भी हो सकता है कि पहली बार ही पढ़ रहे हो, मैंने भी ये प्रश्न है वो पहली बार पढ़ा है। इसका सही आंसर होगा योगेंद्र सिंह। क्या होगा? योगेंद्र सिंह। अब इसको अटैचमेंट हम कैसे कर सकते हैं? योगेंद्र सिंह ने कुल भारतीय परंपराओं का आधुनिकीकरण पे चर्चा की थी। किस पे चर्चा की थी? इनकी पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो उसमें वो ऐतिहासिकता की बात करते हैं, ऐतिहासिकता की बात करते हैं। धीरे धीरे वो किस प्रकार से उनका मॉडर्नाइजेशन होता है, तो उसके साथ हम इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन ये कहना आसान है, लेकिन जोड़ना काफ़ी मुश्किल है। सर्वप्रथम समाजशास्त्री ग्लेजर एवं स्ट्रोस द्वारा चिकित्सा समाजशास्त्र में नैदानिक शोध को समझने के प्रयास के दौरान विकसित किया गया था। किसे विकसित किया गया था? ग्लेजर एवं स्ट्रास के द्वारा निदानात्मक शोध को समझने के लिए इस थियरी को विकसित किया गया था। संग्रह सिद्धांत का तो इनसे कोई लेना देना नहीं है। प्रकार्यवादी सिद्धांत का भी एवी स्ट्रास से कोई लेना देना नहीं है। संरचनात्मक प्रकार्यवादी से भी एवी स्ट्रास का कोई लेना देना नहीं है, संरचनावादी है। तो इसमें एक बचता है ऑप्शन बुनियादी सिद्धांत या ग्राउंडेड थियरी। आगे है प्रश्न नंबर 21, निजी लाभ के लिए सार्वजनिक पद का उपयोग क्या कहलाता है? तो ये हम सभी जानते हैं कि इसे हम भ्रष्टाचार, करप्शन कहते हैं। तो बीच बीच में इजी प्रश्न भी आ जाते हैं। बिल्कुल, कार्य प्रणालियों या नियमों के पालन की अपेक्षा की जाती है तो उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो नियमों की पालन की अपेक्षा की जाती है तो नियमों को हम क्या कहते हैं? नियमों को हम मानदंड कह सकते हैं, लेकिन मानदंडों में पूरी की पूरी व्यवस्था आ जाती है। केवल एक नियम नहीं आएंगे, मूल्य थोड़ा सा अलग हो जाता है, प्रतिबंध नहीं आएगा। क्या आएगा? रूढ़ियाँ। क्या आएगा? रूढ़ियाँ। आगे है, यदि एक महिला दिवंगत पति के भाई से, पति का भाई क्या होता है? पति का भाई हम नॉर्थ इंडिया वाले इजी वे में इसको देख सकते हैं कि पति का भाई क्या होता है? देवर होता है। तो उसको हम क्या कहेंगे? देवर विवाह। ये शाली विवाह होता है पत्नी की बहन से, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सोलिरेट, और ये लेविरेट विवाह। निम्न में से किसने केरल के नायर लोगों का अध्ययन किया है? केरल के नायर लोगों का अध्ययन किसने किया है? तो आप देखोगे तो इन चारों में से केवल एक ने ही भारतीय जनजातियों का अध्ययन किया है, और वो कौन है? वो है कैथलीन कफ या गोफ। तो इसका सही आंसर होगा कैथलीन गॉफ ने नायर जनजाति का अध्ययन किया। इनके परिवार जो विस्तृत परिवार की श्रेणी में आते हैं, अलग ही इनकी संरचना है पूरे भारत में। आगे है प्रश्न नंबर 25, निःशक्त अधिकार अधिनियम 2006 की मुख्य विशेषता क्या है? ये थोड़ा सा है कि 7 से 21 तक की संख्या में निःशक्त जनों में वृद्धि। अब ये पता नहीं क्या इन्होंने कहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आरक्षण है वो 3 से बढ़कर 4% हो गया है। प्रत्येक जिले में इनके लिए विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आज शहरी जीवन का सबसे बड़ा रूप क्या है? शहरी जीवन
यानी सबसे बड़ा नगर क्या कहलाता है? तो नगरों को कुल 6 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 6 भागों में बांटते हैं। 5,000 से अधिक आबादी वाले, 1 लाख से कम वाले, 1 लाख से 10 लाख की आबादी, 10 लाख से 50 लाख मेट्रो सिटी हो जाता है, फिर 1 करोड़ और 1 अरब से भी अधिक आबादी। तो सबसे बड़ा रूप क्या है? एज सिटी नहीं है, मेट्रोपोलिस नहीं है, मेगा, इसको बोलते हैं मेगापोलिस। क्या कहते हैं? मेगालोपोलिस। ये सबसे बड़ा नगर होता है। आगे है लुईस बर्थ। लुईस बर्थ ने कहा था ना, अपने नगरवाद की अवधारणा दी थी। क्या अवधारणा दी थी? नगरवाद की अवधारणा है वो किसने दी थी? लुईस बर्थ ने दी थी। तो उन्होंने कहा था कि नगरीय जीवन में क्या होता है? नगरवाद के अंदर संबंध क्या होते हैं? अव्यक्तिक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अव्यक्तिक हो जाते हैं। तो इसके कौन कौन से कारण हैं? तो इसमें वो कहते हैं जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या आकार में वृद्धि, विषमता में वृद्धि, इन कारणों से है वो अव्यक्तिक संबंध बन जाते हैं। इसमें लोकेशन और प्रभुता का स्थान नहीं है। आगे है सापेक्ष निर्धनता से क्या कहते हैं? तो निर्धनता को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? निर्धनता को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक सापेक्ष निर्धनता, एक निरपेक्ष निर्धनता। सापेक्ष का मतलब होता है कुछ लोगों की तुलना में कुछ अन्य लोगों के पास संसाधनों की कमी होना, यानी वो वंचित रहते हैं। तो इसमें ऐसे लोगों को तुलनात्मक रूप से हाशिए पे हो, जीवन के आवश्यक संसाधनों का वंचित हो, तो जीवन के लिए आवश्यक संसाधनों से वंचित रहना, ये निरपेक्ष निर्धनता है। और संपन्न लोगों की तुलना में, यानी कुछ लोगों की तुलना में कुछ लोगों का वंचित रहना सापेक्ष निर्धनता कहलाता है। तो सही आंसर होगा स। आगे है एक इटालियन द्वारा रोम में उपयोग किए जाने वाला पनीर टिक्का और भारतीय द्वारा वाराणसी में उपयोग किया जाने वाला पिज्जा, यानी एक दूसरे की जो खाद्य वस्तुएं हैं वो क्या हो रहे हैं? परिवर्तित हो रही है। तो ये किसका उदाहरण है? आहार का वैश्वीकरण है, या वस्तुओं का वैश्वीकरण है, या संस्कृति का वैश्वीकरण है? अब देखने में तो लगता है कि ये आहार का वैश्वीकरण है, लेकिन नहीं, केवल आहार नहीं है, ये वस्तुओं का भी है, क्योंकि बगैर वस्तु के ये चीज़ें नहीं बन सकती है। और जब खान पान में वस्तुएं के साथ साथ क्या जाता है? जब आहार आ गया, वस्तु आ गई, तो संस्कृति भी आ जाती है, यानी खान पान संस्कृति का ही एक पार्ट है। तो सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आगे है महिलाओं की बढ़ती संख्या जो निम्न परिस्थिति वाले कम पारिश्रमिक शारीरिक श्रम की ओर जाता है, यानी बढ़ती हुई संख्या बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं सर्वहाराकरण। क्या बोलते हैं? सर्वहाराकरण। कार्ल मार्क्स ने यह अवधारणा दी थी कि श्रमिकों का सर्वहाराकरण, यानी सब एक साथ मिल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? स्त्री सर्वहाराकरण। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में से कौन जनजाति को परिभाषित करने की विशेषता नहीं रखते हैं? जब हम जनजातियों को परिभाषित करते हैं तो उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होती है? नातेदारी संबंध आते हैं, भोजन संबंधी आदतें, सामान्य क्षेत्र, एक भाषा। तो एक भाषा, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, विशेष राजनीतिक व्यवस्था या सामाजिक व्यवस्था, भोजन संबंधी आदतें नहीं आती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि भोजन संबंधी आदतें हैं, उसके द्वारा हम जनजातियों को परिभाषित नहीं कर सकते। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, सांस्कृतिक पुनरुत्पादन, जब हम संस्कृति को सीखते हैं, आगे हम अपने बच्चों को देख के जाते हैं, तो इस दौरान हम सांस्कृतिक पुनरुत्पादन कर रहे होते हैं। तो ये अवधारणा सबसे अधिक किसने व्यवस्थित दी? सुव्यवस्थित किसने की? तो सही आंसर होगा पियरे बार्दियू। किसने कहा? पियरे बार्दियू की ये अवधारणा है। प्रश्न नंबर 33, सामाजिक रूप से निर्मित विचारों का समुच्चय जो पुरुषों एवं पितृसत्ता के हितों को समायोजित करता है, इसमें महिलाओं का अनुपालन शामिल है। तो ये महिलावादी आंदोलन से ही जुड़ा हुआ है और मैंने भी पहली बार ही किया है। थोड़ा सा अंग्रेजी का शब्द है एम फैसाइल्ड फेमिनिटी, इसका सही आंसर है। ये छोड़ने में ही इस प्रकार के प्रश्न बुलाई है जो बिल्कुल हमने नहीं पढ़ रखे हैं। स्वतंत्रता से पहले ग्रामीण भारत में कौन सी सामान्य भूमि स्वामित्व की व्यवस्था थी? स्वतंत्रता से पहले यानी अंग्रेजों के समय जो भू राजस्व की व्यवस्था थी वो कौन कौन सी थी? जमींदारी व्यवस्था थी, जिसमें पूरे गांव
का ज़मीन है वो एक जमींदार को सौंप दी जाती थी, रेतवाड़ी थी और महलवाड़ी थी। ये 3 प्रचलित भू राजस्व की व्यवस्था थी, भूमि स्वामित्व की व्यवस्था थी। ये 2 नहीं थी, साझेदारी और हवलदारी नहीं थी। तो सही आंसर क्या होगा? ए, से और ई, ये सही आंसर होगा। आगे है रिक्त स्थान के अंतर्गत एक मामले यानी बहुत से एक से अधिक मामले और एक ही समय में आंकड़ों का संग्रह क्या कहलाता है? एक से अधिक मामलों और एक ही समय में आंकड़ों का संग्रह क्या कहलाता है? तो ये 2 होता है, एक अनुप्रस्थ होता है, ये अभिकल्प यानी रिसर्च डिजाइन की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? रिसर्च डिजाइन की। एक अनुप्रस्थ होगा, एक अनुधेर्य होगा। तो इसमें से सही आंसर क्या होगा इसका? अनुप्रस्थ शोध डिजाइन, रिसर्च डिजाइन होगा। आगे है प्रश्न नंबर 36। इनमें से को किसने राजनीतिक संस्थाओं को गणतंत्र, कुलीन तंत्र, राजतंत्र और निरंकुश तंत्र के रूप में वर्गीकृत किया है? तो किसने किया है? रॉबर्ट मिशेल्स ने। किसने किया? रॉबर्ट मिशेल्स ने किया? नहीं, ये किसने किया है? ये मोंटेस्क्यू ने किया है। किसने किया? मोंटेस्क्यू ने राजनीतिक संस्थाओं को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 गणतंत्र, नंबर 2 कुलीन तंत्र, नंबर 3 राजतंत्र और नंबर 4 निरंकुश तंत्र। तो इन राजनीतिक संस्थाओं को 4 भागों में बांटने का काम किया है मोंटेस्क्यू ने। किसने किया? मोंटेस्क्यू ने किया है। संस्कृतिकरण के अर्थ के 2 स्तर अंतर्निहित है। संस्कृतिकरण के 2 अर्थ है। तो ये भी प्रश्न थोड़ा सा टिपिकल प्रश्न है। ऐतिहासिक विशिष्ट एवं संदर्भ विशिष्ट। संस्कृतिकरण का संबंध है वो इतिहास से भी है, क्योंकि जाति व्यवस्था बहुत ऐतिहासिक रही है। और दूसरा है संदर्भ विशिष्ट। संदर्भ विशिष्ट, संस्कृति विशिष्ट, इतिहास विशिष्ट, संस्कृति विशिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा इतिहास विशिष्ट एवं संदर्भ विशिष्ट। ये 2 स्तर है, इसके अंतर निहित है। इतिहास काल, क्योंकि जब हम बात कर रहे होते हैं कि 2 या 2-3 पीढ़ी के बाद वो उच्चता के स्तर को प्राप्त कर लेगी, और वो उस क्षेत्र में करती है, क्योंकि जो जातियां हैं उसका विस्तार पूरे भारतवर्ष में एक जैसा नहीं है। तंजौर गांव के बदलते स्तरीकरण पर अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में आंद्रे बितेई की पुस्तक कौन सी थी? कास्ट, क्लास एंड पावर। कास्ट यानी जाति, क्लास एंड वर्ग, और पावर यानी शक्ति। तो किस में परिवर्तन की बात कर रहे थे? उपरोक्त सभी में। किस में परिवर्तन की बात कर रहे थे? उपरोक्त सभी में। निम्नलिखित में से किसने मोड्स ऑफ इंडिविजुअल एडेप्शन की अवधारणा प्रदान की? किसने की? मर्टन ने की। किसने की? मर्टन ने ये अवधारणा है वो दी है। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रतिरूपित पेट्रड मानवीय अंत्यक्रिया के वर्णन के लिए सामाजिक संबंध की अवधारणा विकसित की, जो अभिप्रेरित, सार्थक और प्रतीकात्मक है? तो सामाजिक अंत्यक्रिया के रूप में सामाजिक संबंधों को वर्णित जो किया है, तो इसका सही आंसर होगा मैक्स वेबर। क्या होगा? मैक्स वेबर। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी फुको की कृतियों में एक महत्वपूर्ण पद्धति शास्त्र है, मेथोडोलॉजी घटक है? तो इसमें मेथोडोलॉजी घटक है वो क्या है? आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इसमें उन्होंने पद्धति शास्त्रीय चीज़ों का वर्णन किया है। अब है पूर्वाग्रह, एक चीज़ है पूर्वाग्रह, यानी हम किसी के बारे में पूर्व से ही कोई धारणा बना लेते हैं। तो पूर्वाग्रह एक चीज़ है, भेदभाव कुछ और है। पूर्वाग्रह भेदभाव नहीं है। जैसे कि आमतौर पे कह दिया जाता है कि ये फलानी जाति चालाक है, तो ये क्या है? हमारा पूर्वाग्रह। लेकिन ये कोई भेदभाव नहीं है। पूर्वाग्रह विश्वास का विषय है। पूर्वाग्रह क्या है? विश्वास का विषय है कि फलानी जाति चालाक है, तो ये विश्वास है हमारा। और विभेदीकरण है वो व्यवहार का एक तरीका है। तो विभेदीकरण हम लिंग के आधार पे विभेदीकरण करते हैं, आयु के आधार पे करते हैं, तो ये हमारे व्यवहार का एक तरीका है। तो क्या हो जाएगा कि दोनों कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। प्रश्न नंबर 44,
एक ज्ञान मीमांसा पद्धति संबंधी स्थापना है जो सामाजिक यथार्थ और उससे परे अध्ययन में प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का अनुप्रयोग करने की वकालत देता है। प्राकृतिक विज्ञान की विधियों का प्रयोग है वो सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए करता है। तो ये कौन है? तो ये हो जाएगा प्रत्यक्षवाद। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्षवाद। ऑगस्ट कॉम्टे ने यही तो कहा था कि वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग है वो सामाजिक यथार्थ को समझने के लिए करना चाहिए। स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों से आगतों एवं अधिरोपणों को सम्मिलित करने वाली संस्कृति पर घटना क्या कहलाती है? तो थोड़ा सा इस प्रश्न को समझना पड़ेगा। स्थानीय वास्तविकताओं वाली अन्य संस्कृतियों के कोई दूसरी संस्कृति है वो स्थानीय संस्कृति में आती है और क्या करती है? सम्मिलित हो जाती है, यानी सभी की संस्कृतियां मिल जाती है। तो उसको क्या कहेंगे? प्रजाति केंद्रिक तो नहीं कहेंगे, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी नहीं कहेंगे, सांस्कृतिक सापेक्षवाद भी नहीं कहेंगे। उनको क्या कहेंगे? सांस्कृतिक संकर, सांस्कृतिक मिश्रण, कल्चरल हाइब्रिड। आगे है सूची ए का बी के साथ मिलान करना है। सामान्य निवास स्थान के बाहर गिना गया व्यक्ति क्या है? प्रवासी। प्रवासी इसे तो कहते हैं पति पत्नी एवं बच्चों का प्रवासियों में यथासमय शामिल होना। सहचारी यानी सब साथ मिलकर जाते हैं तो क्या हो जाएगा? सहचारी। युद्ध के द्वारा या हिंसा के द्वारा विस्थापित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं? बलात् प्रवर्सन। जानबूझकर किया गया उनका प्रवास होता है। अपने सामान्य निवास स्थान के बजाय एक लघु काल के लिए प्रतिवर्ष, यानी क्या होता है? ये मौसमी परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसमी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार हम मिलान इनका आसानी से कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 47 है, कुछ विकासशील देशों ने तेज गति से औद्योगिकरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बिल्कुल कर दी है। इन्हें नए औद्योगिकरणशील देश कहा जाता है। बिल्कुल कहा जाता है। तो दोनों क्या है? कथन सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या करते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रिटिश ग्रामीण शिल्प उद्योगों के विघटन का प्रत्यक्ष कारण नहीं है? जो प्राचीन जो ग्रामीण शिल्प उद्योग थे उनके विघटन का एक प्रत्यक्ष कारण नहीं है। क्या नहीं है? प्रत्यक्ष कारण नहीं है। रेलवे की शुरुआत प्रत्यक्ष कारण है। नए उद्योगों की स्थापना प्रत्यक्ष कारण है। इससे पुराने उद्योग बंद हो गए। भारत में धन आधारित अर्थव्यवस्था की शुरुआत तो ये नहीं है। वस्तु विनिमय तो बहुत पहले होता था। धन या मूल्य विनिमय तो मुगल काल में ही प्रारंभ हो चुका था। सड़क प्रणाली से भी उद्योगों को बढ़ावा मिला। तो इसका सही आंसर होगा स। आगे है, प्रौद्योगिकी की तीव्रगामी संवृद्धि एवं सामाजिक संस्थाओं एवं विश्वासों के बीच अधिक धीमे रूपांतरण के असामंजस्य को किस रूप में जाना जाता है? प्रश्न बिल्कुल ईजी है, थोड़ा सा इसको गहराई से में पढ़ना पड़ेगा। प्रौद्योगिकी क्या हो रहा है? तीव्र विकास हो रहा है। सामाजिक संस्थाओं और विश्वासों में क्या होता है? विकास, जो परिवर्तन है वो क्या हो रहा है? धीमे हो रहा है। तो इस असामंजस्य को क्या कहते हैं? अकबर ने दी थी ना 1922 में अवधारणा सोशल चेंज पुस्तक में, सांस्कृतिक पिछड़ापन। इसको क्या कहते हैं? सांस्कृतिक पिछड़ापन। वो अकबर वाली अवधारणा ही है। लेकिन जो लैंग्वेज जो इन दिनों में इन परीक्षाओं में आ रही है वो थोड़ी सी टफ है। लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा। जाति आधारित सत्रीकरण होता है, खुला नहीं होता है, बंद होता है। अर्जित नहीं होता है, प्रदत्त होता है। क्या होता है? प्रदत्त। सही आंसर क्या होगा? प्रदत्त। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले परिवार एवं ऐसे परिवारों का जो उन्हें वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति करते हैं के बीच टिकाऊ संबंध को क्या कहा जाता है? देखो, प्रश्न पढ़ने में लगता है पता नहीं कितना ही कुछ गहराई से पूछ लिया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं पूछा गया है। खाद्य पदार्थों का उत्पादन करने वाले परिवार और वस्तु एवं सेवाओं की आपूर्ति करते हैं, इनके बीच जो संबंध होते हैं, इन संबंधों को क्या कहते हैं? जजमानी संबंध। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जजमानी संबंध कहते हैं। ये विलियम वाइजर की पुस्तक है द हिंदू जजमानी सिस्टम। तो ये जजमानी संबंध है जो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। सूची ए को 2 से सुमेलित कीजिए। द सोशियोलॉजी ऑफ डिजास्टर किसकी पुस्तक है? थॉमस ई ड्राबेक की। एनवायरमेंट
एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है? जॉन हेनिगन की। आगे है एज ऑफ स्टेबल डेवलपमेंट, ये पुस्तक किनकी है? ये पुस्तक है जेफरी डी सेक्स की। सोशल प्रॉब्लम इंडिया, जो पुस्तक तो हम पढ़ते ही है, ये पुस्तक इनकी है राम आहूजा की। ये पुस्तक इनकी है राम आहूजा की। आगे है प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित जो अवधारणाएं हैं, सिद्धांत है, इनको काल क्रमानुसार बताना है कि किस प्रकार से पहले विकसित हुए, कौन से बाद में विकसित हुए। तो प्रत्यक्षवाद नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे क्या है? प्रकार्यवाद है, नंबर 3 पे संरचनात्मकवाद है, बाद में 4 पे प्रतीकात्मक अंत्यक्रियावाद है और सबसे अंत में उत्तर आधुनिकतावाद है। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं। जाति प्रथा की संरचनात्मक विशेषताओं में शामिल नहीं है। जाति में क्या नहीं है? खुलापन नहीं है। बाकी सब है, खंडात्मक है, प्रदर्शन एवं पवित्रता की धारणा है, पदानुक्रम है, यानी संस्तरण इनके बीच में पाया जाता है, लेकिन जाति के अंदर खुलापन नहीं होता। जाति एक बंद व्यवस्था है। आगे है प्रश्न नंबर 55, निम्न में से किसकी सहायता से किसी जैविक जीव को, एक न्यूमेयर की परिभाषा है कि एक जैविक प्राणी को एक सामाजिक प्राणी के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया, रूपांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? समाजीकरण कहलाती है। न्यूमेयर की यह परिभाषा है। उपनगरीय समूहन का अभिप्राय क्या है? उपनगरीय समूहन भी नगरों का, छोटे छोटे नगर हैं उनका समूह है, यानी जो क्रमागत नेटवर्क वाले नगर और शहर है उनका समूह है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें फिट नहीं बैठ रहा है। आगे है, निम्न में से कौन सी एक वर्ग की विशेषता मुख्य विशेषता नहीं है? वर्ग की मुख्य विशेषता नहीं है। समरूपता एवं परंपरावाद। परंपरावाद किसकी बात करते हैं? परंपरावाद जाति की विशेषता है। तो व्यक्तिवाद, आर्थिक एवं व्यवसायिक मूल्य, बौद्धिकतावाद, ये वर्ग की विशेषता है। प्रश्न नंबर 58, वर्ग संरचना के अंतर्गत ऐसे लोगों को जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से अधिकार विहीन एवं वंचित है, यानी आर्थिक रूप से भी वंचित है, उसे तो निम्न वर्ग कहेंगे, लेकिन सामाजिक रूप से वंचित है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे दमनित। क्या कहेंगे? दमनित वर्ग। प्रश्न नंबर 59 है, मिलान करना है, कथन वाला है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर और माइकल फूको उत्तर संरचनावाद के रूप में जाने जाने वाले व्यक्तित्व नहीं। कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर नहीं है, माइकल फूको जरूर है। तो ये कथन क्या है? गलत है। माइकल फूको का सामाजिक विज्ञानों पर अत्यधिक प्रभाव रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? कथन ए सही नहीं है, कथन 2 सही है। प्रश्न नंबर 60, निम्नलिखित में से किसने जनसंख्या पर जनसंचार माध्यम एवं संस्कृति उद्योग के प्रभावों की आलोचना की है? तो किसने की है? थियोडोर अरडोनो ने। किसने की? थियोडोर अरडोनो ने। तो आज केवल हम 60% ही कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम जो 40% बच गए हैं उन पे भी चर्चा करेंगे। आपने इतने प्रेम से सुना और आप लोगों का इतना जो विश्वास मुझ पर है, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।